तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार क्षेत्र के बारे में। तो इससे पूर्व वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के कुछ क्षेत्रों के बारे में हमने बात की थी, जिनमें मुख्य रूप से मानव का अध्ययन हमने देखा था कि परंपरागत दृष्टिकोण में मानव का वह अध्ययन जो राजनीतिक या राज्य से संबंध प्रत्यक्ष रूप से रखता है, उन चीजों का अध्ययन राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार। और दूसरा हमने देखा था कि परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन का क्षेत्र है राज्य के तीनों स्वरूप या तीनों कालों के अनुसार अध्ययन करना, जिसमें मुख्य रूप से राज्य का वर्तमान, अतीत और भविष्य, इन तीनों में अलग अलग स्वरूपों में हमने बात की थी कि किन किन तरीकों से राज्य को परंपरागत राजनीति विज्ञान इनको अध्ययन का अपना बिंदु बनाता है। अब यदि हम राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र की बात करें कि किन किन बातों का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है, उसी क्रम में यदि हम और आगे बढ़ें, मैंने आपको बताया था कि ये सारा आप देखेंगे जब आप बुक वगैरह पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप देखना ये सारी चीजें हम जो हैं वो केवल उन आधारों पे है जो विभिन्न विचारकों ने बताई है, तथा जो 1948 में यूनेस्को का जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट का जो एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में उन लोगों ने जो तय किया था कि परंपरागत दृष्टिकोण में ये चीजें शामिल की गई, और बाद में आगे चल के इसी चीजों में बदलाव लाने की बात चली कि भी इनमें अब बदलाव आ जाना चाहिए। ठीक है, तो वो जो बदलाव आया उसे मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के नाम से कहते हैं। तो अगली बात यदि हम करें तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र जो परंपरागत दृष्टिकोण में सम्मिलित किया गया है वो है राज्य की स्थानीय स्तर की समस्याएं, राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं और अंतरराष्ट्रीय स्तर की समस्याओं का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान का विषय माना गया है। ठीक है, तो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार इन तीनों समस्याओं का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान का ही क्षेत्र माना गया है। इन्होंने माना है कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल लें कि लोकल लेवल पर आज अनेक संस्थाएं हैं जो स्थानीय विकास के लिए कार्य करती है, जैसे पंचायती राज संस्थाएं हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स की यदि हम बात करें, स्थानीय स्वशासन की बात करें, तो अब इनमें किस प्रकार अध्ययन का यहां समस्याओं का यह है कि ये किस प्रकार आम नागरिक के कल्याण का कार्य करे, तथा किस प्रकार आम नागरिक को क्या क्या इनसे अपेक्षाएं होती है, क्या क्या इनके सामने समस्याएं आ रही है, इन समस्याओं का समाधान कैसे हो, इनको और ज्यादा किस तरीके से इनको ज्यादा प्रभावशाली इनको बनाया जाए, ये सारे अध्ययन के विषय भी पॉलिटिकल साइंस के हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो सारी संस्थाएं जो लोकल लेवल पर, जो स्थानीय लेवल पर आम नागरिक को सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है, राज्य के नाम पर, राज्य के एक एजेंसी के रूप में जो काम कर रही है, उन सब का भी अध्ययन, उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन, उन प्रक्रियाओं के साथ ही उनसे संबंधित समस्याओं का अध्ययन, उनको और क्या कार्य करना चाहिए जिनसे अधिकतम मानव का वो कल्याण कर सके, इन सब का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है। इसी तरीके से राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन भी, राष्ट्र के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आती है, जैसे हम बात करते हैं कि राष्ट्र की एकता में जो बाधक तत्व हैं, कौन कौन से बाधक तत्व हैं, क्या हैं, उनको समाप्त कैसे किया जाए, उन पे कैसे काम किया जाए, उनमें उनको किस तरीके से यदि कहीं कोई समस्याएं हैं तो उनको एक स्वस्थ तरीके से, एक स्वस्थ वातावरण वहां कैसे बनाया जाए, ये सारे जो अध्ययन हैं ये भी ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल साइंस है वो कहता है कि राजनीति विज्ञान के विषय हैं। जैसे हम बात करें राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्वों की, तो ये क्या हो गया, ये वो समस्या है, ये सब्जेक्ट किसका है, ये पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट इन बातों पे विचार करे कि राजनीति विज्ञान के सामने राज्य में जो समस्याएं आ रही है, राष्ट्रीय जो समस्याएं आ रही है, लोकल जो समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं पर चिंतन करने का कार्य, उन कार्य प्रणालियों को और ज्यादा दुरुस्त करने का कार्य, उनको और अधिक प्रभावशील बनाने का कार्य, और इन समस्याओं का समाधान करने का जो कार्य, चिंतन, लेखन, अध्ययन, ये सारा का सारा कौन करेगा, इन पर रिसर्च कौन करेगा, पॉलिटिकल साइंस इन पर करेगा। तो ये भी राजनीति विज्ञान के विषय ट्रेडिशनल में माने गए हैं कि राजनीति विज्ञान में लोकल प्रॉब्लम्स और नेशनल प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करने के साथ ही जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं विभिन्न राष्ट्रों के साथ, चूंकि आपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी पढ़ी है तो आपने ये माना है कि कोई भी राष्ट्र है वो अकेला नहीं रह सकता।
अरस्तु ने कहा है कि राष्ट्र का व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता, ठीक है ना। समाज से हटके यदि कोई व्यक्ति रहता है अकेला, तो अरस्तु भी कहता है कि या तो वो भगवान है या फिर वो पशु है। इसके अलावा मनुष्य है तो उसे एक समूह में रहना पड़ेगा, और जहां समूह है वहां निस्संदेह हितों में टकराहट होने की संभावना बनी रहती है, और जब हितों में टकराहट होता है तो एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, या दूसरी स्थिति यह है कि उनमें सामंजस्य की स्थिति, उनको एक दूसरे की हेल्प है वो आवश्यकता पड़ती है कि वो दूसरे को कोऑपरेट करें, उनको सहयोग करें। तो सहयोग या संघर्ष दोनों ही स्थितियां बन सकती हैं जब सामूहिकता कहीं दिखाई देती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब विभिन्न राष्ट्र हैं तो इनके आपसी हितों को लेकर एक दूसरे से सहयोग की ये सहयोग संधि समझौते ये करेंगे, या फिर इनमें टकराहट हो सकती है। तो ये दोनों ही चीजें, ये जो जैसी समस्याएं हैं या इस तरह की जो है, इन सब पर भी अध्ययन का कार्य कौन करेगा? राजनीति विज्ञान करेगा। और आप देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अलग से पूरा का पूरे चैप्टर, अलग से पूरे के पूरे विषय आज भी राजनीति विज्ञान में आप पढ़ते हैं। आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो भविष्य में यूपीएससी का एग्जाम देंगे आईएएस के लिए, और उस समय वो विद्यार्थी जो पॉलिटिकल साइंस को एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुनेंगे, ठीक है ना। आपको ध्यान में होगा कि अभी जो यूपीएससी का जो सिलेबस अभी चल रहा है, तो मेंस की जब आप एग्जाम देते हैं तो उसमें अब पूर्व में आपने देखा, यदि आप देखेंगे तो पूर्व में आपको 2 वैकल्पिक विषय लेने पड़ते थे, ठीक है ना, लेकिन अब आपको एक वैकल्पिक विषय चुनना पड़ता है। और उसी वैकल्पिक विषय को आप अभी से जिन विद्यार्थियों का, मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूं कि जिन विद्यार्थियों को प्रशासनिक सेक्टर में जाना है, प्रशासनिक लाइन में जाना है, उस क्षेत्र में कार्य करना है, और स्पेशली यूपीएससी के माध्यम से जो विद्यार्थी जाना चाहते हैं वो अभी से एक, क्योंकि आपके पास 3 सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं, तो आप अभी मतलब एक ये आपके पास एक चयन करने का एक तरीका है कि किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। तो इस साल आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो वो विद्यार्थी जो यूपीएससी, भविष्य में यूपीएससी के एग्जाम्स में बैठना चाहते हैं, वो अभी उस विषय पे और अधिक अपनी कमांड करना शुरू कर दें, और उनको लेखन, पठन और उनके जो विश्लेषणात्मक उनके उत्तर वगैरह लिखने का तरीका अभी से आप थोड़ा थोड़ा डेवलप करें। इसके लिए अपन एक अलग से पूरा वीडियो, जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कैसे करें, उसके लिए अलग से अपन एक पूरा बनाएंगे, जिनमें बहुत से जो आईएएस हैं जिन्होंने अपने इंटरव्यूज वगैरह दिए हैं, उन सब के जो एक उनका अपन एक सारांश उनका अपन लिख के देख के आपको उसके बारे में बताया जाएगा। तो ऐसे विद्यार्थी जो भी हैं इंटरेस्टेड, वो विद्यार्थी आपको बता रखा है कि जो प्रशासनिक तैयारियां अलग से करना चाहते हैं वो विद्यार्थी भी अभी से परिपक्व हो जाए, और आप अलग से भी, जैसे आपको आनंदम योजना में सब में आपके मेंटर्स के नंबर दे रखे, ग्रुप एडमिन के, लेक्चर्स वगैरह के, तो आप वो संपर्क कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से तैयारियां शुरू की जाए। और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि अभी जैसे ही थोड़ा ठीक ये है, जो लोग इनमें सक्सेस हुए हैं, अभी अपने कुछ पूर्व विद्यार्थी भी हैं उनमें, तो उन लोगों से भी आपको रूबरू करवाने का प्रयास पूरी तरीके से रहेगा, ठीक है। तो चलिए, ये एक बीच में बात आ गई थी। तो मेरा कहने का ये है कि उस समय जब आप सब्जेक्ट लेंगे पॉलिटिकल साइंस, तो आप देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में जो सेकंड पार्ट आप पढ़ेंगे, पूरा सेकंड पेपर जब आप पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में, तो वो पूरा का पूरा पेपर आपको कौन सा मिलेगा? अंतरराष्ट्रीय संबंध, ठीक है ना। तो ये अंतरराष्ट्रीय संबंध, तो ये भी आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस भी इस चीज के अध्ययन को स्वीकार करती है। उन्होंने भी अपने क्षेत्र में राजनीति विज्ञान के अंतरराष्ट्रीय समस्याएं, समझौते या जो भी विषय जो राष्ट्र अन्य राष्ट्रों और जो स्वयं का जो राष्ट्र है उससे संबंधित जितने भी संबंध हैं, अच्छे संबंध, बुरे संबंध, तनाव, या उनमें क्या क्या भविष्य में क्या क्या संभावनाएं दिखाई देती है, तो उन सब के अध्ययन का जो क्षेत्र है वो भी ट्रेडिशनल गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल साइंस है उसने सिलेक्ट कर रखा था कि वो राजनीति विज्ञान में ही वो अध्ययन करना है। तो राजनीति विज्ञान के ट्रेडिशनल अप्रोच में जो हम एरिया उसका देख रहे हैं, उस एरिया में लोकल प्रॉब्लम्स, लोकल स्तर की जो प्रॉब्लम्स, नागरिक और संस्थाओं के बीच का जो संबंध है, राष्ट्रीय स्तर के संबंध जो राष्ट्रीय सरकारों और नागरिकों के बीच का है, या जो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, नेशनल प्रॉब्लम्स है, राष्ट्रीय एकता में बाधक जो तत्व हैं या राष्ट्रीय एकता में जो बढ़ाने वाले तत्व हैं, राष्ट्र की विकास को करने वाले जो तत्व हैं जो विभिन्न राज्यों के मध्य, क्योंकि अभी राष्ट्रीय राज्य हैं तो विभिन्न राज्यों के मध्य, विभिन्न इकाइयों के मध्य किस तरीके से उनमें समन्वय स्थापित करना है, ये सारे जो अध्ययन हैं, ये अध्ययन भी
राजनीति विज्ञान का क्षेत्र माने गए हैं। ठीक है, तो एक आप ये विषय बता सकते हैं। अगली बात जो आती है वो है राजनीति विज्ञान के ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल साइंस है उसका जो क्षेत्र है उसमें एक जो अध्ययन का विषय है वो रखा गया है शासन प्रबंध, एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि देखिए अभी आप बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अब एक नया विषय आ चुका है। तो इनमें भी कई विचारक थे जो 1925 के बाद में चले और धीरे 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 इनकी डिमांड होती गई कि भाई इस पर भी एक अलग, क्योंकि उन्होंने माना कि प्रशासन एक अलग विषय है और आपने देखा है कि इसके लिए राजनीति विज्ञान का ही एक पार्ट अलग से निकला, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट के रूप में वर्तमान में है। ठीक है, तो अब ये स्थान चूंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मुख्य रूप से चला गया है, लेकिन चूंकि बेसिक ये किसका विषय है, राजनीति विज्ञान का विषय है, तो राजनीति विज्ञान में भी आप जब एमए करेंगे पॉलिटिकल साइंस में तो आप देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में भी आपको एमए प्रीवियस में एक पेपर पढ़ना पड़ेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और फाइनल में आप चूज कर सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ पार्ट। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये हमने देखा है कि उस समय तो उस जो प्राचीन जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस था उस ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस में उस समय ये विषय अलग नहीं था। ठीक है, तो उस समय तक शासन के प्रबंध से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, शासन कैसे होता है, शासन में भर्तियां कैसे हो, शासन को अधिक सुचारू रूप से कैसे बनाया जाए, करप्शन नहीं हो, सो शासन संबंधी जितनी भी चीजें हैं उन सब का अध्ययन जो सार्वजनिक आपका जो प्रबंधन है, जो सरकार के माध्यम से जो कार्य किए जा रहे हैं, सरकार की जो स्थायी नौकरशाहों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, सरकार की स्थायी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उन सब से संबंधित जो नाना प्रकार के जो अध्ययन हैं उनमें विभिन्न प्रकार की जो चीजें हैं, टेक्निक्स हैं, वो सारी भी अध्ययन का केंद्र बिंदु या आप कह सकते हैं कि शासन प्रबंध के अध्ययन को भी राजनीति विज्ञान के ट्रेडिशनल एरिया में शामिल किया गया कि ये अध्ययन भी किसमें होगा, राजनीति विज्ञान में। और आज भी अध्ययन राजनीति विज्ञान का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग से होने के बावजूद भी राजनीति विज्ञान में हम इन सारे जो सिस्टम्स हैं पब्लिक एड के उनको हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान में ये भी ट्रेडिशनल एरिया या ट्रेडिशनल जो क्षेत्र है उसमें इस चीज को भी शामिल किया गया। उसके आगे हम बात करें तो हम देखते हैं कि अन्य विज्ञानों का भी प्रासंगिक जो अध्ययन है वो इसमें किया गया। अन्य विज्ञानों का मतलब कि जैसे अपन ने बात की थी पूर्व में भी कि मानव जो भी इसके अंदर रह रहा है, जो एक राज्य के जो नागरिक हैं, तो उन राज्यों के नागरिकों का हर सब्जेक्ट का अलग प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। मैंने बताया मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में तो मुख्य रूप से अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को बहुत ज्यादा प्रमुखता दी गई, लेकिन यहां भी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल जो एरिया है, उसके अंदर भी पॉलिटिकल साइंस में उन सोशल साइंसेज के प्रभाव को भी उन्होंने अध्ययन का अपना केंद्र बिंदु बनाया जो व्यक्ति के राजनीतिक कार्यों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति के ऐसी वो समस्त सोशल जो एनवायरनमेंट या सोशल जो परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के राजनीतिक सोच को प्रभावित करती हैं, जो जनमत को प्रभावित करती हैं, जो व्यक्ति के राजनीतिक सत्ताओं को प्रभावित करती है, जो राजनीतिक भागीदारी में कोई चीज ऐसी है जो अन्य चीजें जो शामिल है, तो ये सारी चीजें ऐसे समस्त अन्य जो सामाजिक विज्ञान थे, अन्य जो विषय थे, उन विषयों के अध्ययन को भी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस ने बनाया। स्पेशली मैंने बताया ना केवल यहां थोड़ा स्वरूप छोटा था, बस बाद में यह स्वरूप बढ़ा दिया गया, लेकिन यहां कुछ रूप में केवल उन्हीं बातों का अध्ययन राजनीति विज्ञान में शामिल किया गया, अन्य जो व्यक्ति के राजनीतिक चीजों को प्रभावित करते हैं, जो व्यक्ति की राजनीतिक सोच को प्रभावित करते हैं, जो व्यक्ति को राजनीतिक भागीदारी में किसी तरीके से प्रभावित करते हैं, राजनीतिक जो उसका निर्णय है उसमें को प्रभावित करते हैं, वो सारे विषयों को इसमें शामिल किया गया। तो ये भी ट्रेडिशनल स्कोप या ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस है, उसमें अन्य समाज विज्ञानों का भी वो सारा प्रभाव या अन्य समाज विज्ञानों के वो सारी चीजें शामिल की गई जो व्यक्ति को राजनीतिक रूप से इफेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो एक ट्रेडिशनल अप्रोच या हम कह सकते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में इन चीजों को भी शामिल किया गया। उससे अगला जो शामिल किया गया ट्रेडिशनल का जो एरिया रखा गया, परंपरागत राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन का विषय रखे गए, उनमें है राजनीतिक दल, दबाव समूह।
ठीक है, क्योंकि ये चूंकि मैंने बताया कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र में सरकार को प्रमुखता दी गई अध्ययन को, तो सरकारों को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक हैं राजनीतिक दल और दबाव समूह। तो राजनीतिक दलों को प्रभावित करने वाले समस्त कारकों का जब तक अध्ययन नहीं हो, हम सरकार का भी अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि नीति और निर्माण पे इन सारे तत्वों का प्रभाव पड़ता है। तो दबाव समूह हैं जो अपने हितों के लिए कार्य करते हैं, सरकारों पे दबाव डालते हैं, सरकारों की नीतियों को, निर्णयों को प्रभावित करते हैं, तो उनको, उनके अध्ययन को भी परंपरागत राजनीति विज्ञान ने अपने क्षेत्र में शामिल किया कि हमें इनका अध्ययन भी करना है। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में राजनीतिक विचारों का जो इतिहास है, प्लेटो, होब्स, लॉक, रूसो, जितने भी राजनीतिक विचारक हैं, उन सारे विचारों का इतिहास भी इनमें शामिल किया गया। हर विचारक को उसमें शामिल किया गया। हर विचारक के जो विचार हैं उनका विश्लेषण, उनका अध्ययन, उनके स्वयं के मूल विचार, इन सबको भी ट्रेडिशनल के एरिया में शामिल किया गया कि हमें जितने भी विचारक हैं उन विचारकों को, जो ऐसे विचारक जिन्होंने राजनीति संबंधित अपने विचार कहीं प्रदर्शित किए हैं, तो उनको भी हमें राजनीति विज्ञान का अध्ययन का पार्ट इस ट्रेडिशनल क्षेत्र में शामिल किया गया। और इसी प्रकार आप देखते हैं कि विभिन्न जो विचारधाराएं हैं, विभिन्न जो सिद्धांत हैं, उन सब का अध्ययन भी ट्रेडिशनल के क्षेत्र में रखा गया कि जितनी भी विचारधाराएं अभी तक जो जनरेट हुई है या जो चल रही हैं या जो अस्तित्व में आ रही हैं, तो जो भी राजनीतिक विचारधाराएं जो पूर्व में उत्पन्न हो चुकी हैं या वर्तमान में चल रही है, या जिन विचारधाराओं पे विश्लेषण हो रहा है, जिन पे और ज्यादा गहन चिंतन हो रहा है, उन समस्त विचारधाराओं के अध्ययन को भी राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के क्षेत्र में शामिल किया गया। क्लियर है? तो यदि यह प्रश्न आपके आता है कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के क्षेत्र को आप उल्लेखित कीजिए, अर्थात राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में किन किन क्षेत्रों को अध्ययन के विषय के रूप में शामिल किया गया, तो आप इन सारे चीजों को आप बता सकते हैं। मानव का अध्ययन भी किस क्षेत्र में? राजनीतिक क्षेत्र में, जो केवल उस लेवल तक का अध्ययन जो राजनीति को इफेक्ट कर रहा है, वो आगे फिर मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में इसका एरिया और ज्यादा बढ़ा दिया गया। तो हम उस पर बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। इससे, ताकि हम इसके तुरंत बाद में इसलिए मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का बनाएंगे ताकि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस और ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस में आप फिर अंतर भी एक कर सकें। एक साथ एक बार अपन मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेते हैं, फिर अपन एक पूरा वीडियो बना देंगे इन दोनों के में अंतर में, ताकि आप उनको समझ सके। मैंने बताया ना कि ये कोई ऐसा नहीं कि एक को समाप्त करके दूसरा उसके स्थान पे आ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आया, उसके स्वरूप को जब इन्होंने माना कि वो पर्याप्त नहीं है या वर्तमान परिस्थितियों में उसकी प्रासंगिकता कुछ कम हो गई है, तो उसको और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए उसमें कुछ बदलाव किए गए, वही मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस बन गई। फिर मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में भी लगा हमें कि नहीं, ये भी पर्याप्त नहीं है, वापस तो हमने कुछ चीजें वापस जोड़ी, जो हटाई एकदम हटा दी गई थी। जैसे आपने देखा कि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में केवल तथ्यों पर ही इतना बल दे दिया गया कि मूल्यों को साइड में कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें केवल इस बात पे अध्ययन करना है कि कोई वस्तु क्या है, हमें इस चीज पे नहीं जाना कि क्या थी या क्या होनी चाहिए। वो कहते हैं कि हमें राजनीति विज्ञान में यदि हम इन चीजों पे करेंगे तो फिर हम सही सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर पाएंगे, जैसे विज्ञान में करते हैं। जैसे विज्ञान में क्या है, इस पर करके तथ्यों को एकत्रित करते हैं, क्या है ढूंढते हैं और उसके बाद में अपना निष्कर्ष निकाल देते हैं। तो ये विज्ञान के प्रति एक सनक जो दिखाई देती है, आगे चल के धीरे धीरे उनको खुद को लगा कि नहीं, हम उन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इस राजनीति विज्ञान को हम नहीं कर सकते। और दूसरा, यदि हम उसी में लगे रहे तो फिर राजनीति विज्ञान में जो उच्च लेवल के जो बुद्धिजीवी विचारक हैं, उनकी वैल्यूज हैं, वो समाज को दिशा नहीं दे पाएगी। तो आगे कुछ बदलाव आए, फिर समकालीन राजनीति आई। तो ये इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस का डेवलपमेंट होता गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण पर। आप इनको समझ लीजिए, बाकी तथ्य आपको बुक्स में काफी मिलेंगे, पीडीएफ जो आपको भेजेंगे उनमें आपको काफी मिल जाएंगे। मैं केवल आशा करता हूं कि आप ऐसा नहीं कि सारे तथ्य हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे, विचारकों के नाम, बुक्स के नाम, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, यदि हम उसको लिखें तो अपन उन पे बहुत बड़े वीडियो फिर बनते हैं। तो इससे बढ़िया है कि आपको ये सारा कंसेप्ट एक बार हम समझा दें, ताकि आप बड़े आराम से समझने के बाद में उन चीजों को, जब तथ्यों को आप पढ़ेंगे
जो पीडीएफ के माध्यम से भेज जाएंगे तो आपको वो चीजें और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। फिर भी यदि आपके दिमाग में कहीं उलझन रहती है किसी भी टॉपिक को लेके, तो आपके पास फोन नंबर है। यदि आप कॉलेज में आते हैं तो कभी भी, मान लीजिए वैसे अभी कोविड का समय तो आप नहीं आ रहे होंगे, कोई नहीं, तो ऑनलाइन आप वो चीजें आप पूछ सकते हैं। जब अपन असाइनमेंट वगैरह आपको देते हैं तो उन असाइनमेंट्स को भी आप पूरा कंप्लीट करिए और उनको ऑनलाइन जमा करवाइए, भिजवाइए आप, ताकि ये पता चले कि आप कितना उन चीजों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, ओके।